प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा के विज्ञान के तीसरे चैप्टर धातु एवं अधातु के 7वें लेक्चर में आपका स्वागत है। छठे लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि धातु जो है मुख्य रूप से हमें भूपरपट्टी पर मिलती है और खनिज या ऐशक जो है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि खनिज क्या होते हैं, कि भूपरपट्टी पर जो तत्व या यौगिक पाए जाते हैं उनको हम खनिज कहते हैं, और जिन खनिजों में से धातु निकालना लाभदायक होता है यानी जिन खनिजों में धातु प्रचुर मात्रा में होती है उन खनिजों को हम ऐशक कहते हैं। और धातुओं के निष्कर्षण के लिए हमने धातुओं की 3 कैटेगरी बनाई थी। एक तो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुएं, उसके बाद मध्य में आने वाली धातुएं और फिर उसके बाद सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुएं। अब देखिए कि सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुएं और मध्य में आने वाली धातुओं के निष्कर्षण के बारे में हम छठे लेक्चर में डिटेल से पढ़ चुके हैं और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाले धातुओं का निष्कर्षण। अब देखिए कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का जो निष्कर्षण है हम एक विशेष विधि द्वारा करते हैं और उस विधि का नाम है विद्युत अपघटनी अपचयन। विद्युत अपघटनी अपचयन। अब देखिए कुछ एक स्टूडेंट ये दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि जब हम अपचयन जो है कार्बन के द्वारा कर सकते हैं तो हमें ये नया तरीका लगाने की क्या जरूरत थी। ओके, कि विद्युत अपघटनी अपचयन क्यों कर रहे हैं? अपचयन तो हम कार्बन के हेल्प से भी तो कर सकते हैं, लेकिन अब देखिए क्योंकि ये धातुएं सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आती है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा विक्रियाशील है और इन धातुओं की मान लीजिए कि इनमें से कोई भी एक धातु है, इन धातुओं की ऑक्सीजन के साथ जो बंधुता है वो बहुत ज्यादा है। कार्बन के कंपैरिजन में कार्बन और ऑक्सीजन की जो बंधुता है उसके कंपैरिजन में इन धातुओं की ऑक्सीजन के साथ बंधुता बहुत अधिक है, इसलिए कार्बन तो इस ऑक्सीजन को तोड़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कार्बन जो है वो एक कार्बन की हेल्प से जो है इन धातुओं का अपचयन नहीं हो सकता, इसलिए हमें विद्युत अपघटनी अपचयन का विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक, अब ये विधि क्या है सुनने में तो अटपटी सी लगती है लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए इस विधि को समझने के लिए मैं एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ जो हमारे सिलेबस में भी है और आसान भी है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड में से, साधारण नमक में से हमें सोडियम धातु को जैसे अलग करना हो तो हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड को गलित अवस्था में लेते हैं, यानी इसको मोल्टन स्टेट में, यानी इसको पिघली हुई स्टेट में हम लेते हैं। ये पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड है यहाँ पर। ठीक, और मैं बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, चित्र बना के दिखाता हूँ। वैसे तो चित्र ये प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है इसका, लेकिन आपको एक बिल्कुल बेसिक सा चित्र बना के मैं समझाता हूँ यहाँ पर कि जैसे हमारे पास यहाँ पर ये 2 रोड है और इनके साथ एक बैटरी जोड़ देते हैं हम। बैटरी का ये छोटा नेगेटिव है, बड़ा पॉजिटिव है। ठीक, ये बैटरी जोड़ दी है। ठीक, बैटरी का नेगेटिव जिसके साथ जुड़ेगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव जिसके साथ जुड़ेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को यहाँ पर हम एनोड कहते हैं और नेगेटिव को हम कैथोड कहते हैं। ठीक, तो ध्यान रहे कैथोड और एनोड जो है जब हम बैटरी बाहर से जोड़ते हैं तो नेगेटिव कैथोड और पॉजिटिव एनोड होता है, और जब हम बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर सेल या बैटरी पढ़ेंगे, वहां पर एनोड कैथोड जो है इन नेगेटिव जो मैंने यहाँ पर बताया वो बड़ा कंसेप्ट नहीं रहता। ठीक है, तो एनोड और कैथोड का फिलहाल आप ये याद रखिए कि बैटरी का नेगेटिव जहाँ जुड़ा हो वो कैथोड और जहाँ पर पॉजिटिव जुड़ा हो एनोड होता है। ठीक, फिलहाल कैथोड और एनोड का नाम ही काफी है
बाकी इसकी जो ज़्यादा डिटेल है वो हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल आपके लिए इतना ही ज़रूरी था कि बैटरी का नेगेटिव जिस इलेक्ट्रोड के साथ जुड़ा वो कैथोड और बैटरी का पॉजिटिव जिस रोड के साथ जुड़ा वो एनोड। ठीक, अब देखिए पिंक लीव स्टेट में सोडियम क्लोराइड का क्या होगा कि इसमें सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोरीन नेगेटिव आयन तो बनेंगे। और ये सोडियम का पॉजिटिव आयन जो है प्लस है तो ये किसकी तरफ भागेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा। और जो नेगेटिव आयन है वो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ भागेगा। ठीक है, क्योंकि अपोजिट आवेश जो है वो आकर्षित करते हैं। अब इस सोडियम का क्या होगा, देखिए सोडियम कैथोड पर आएगा। ठीक, अब इसके पास बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि बैटरी का जो नेगेटिव है वो आपको कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है यहाँ से। ठीक, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और सोडियम एटम बन जाएगा और सोडियम का जो परमाणु है इसके ऊपर चिपक जाएगा। इस तरह से पर रिएक्शन एक सोडियम का परमाणु इसके ऊपर चिपकता जाएगा इस इलेक्ट्रोड पर। ठीक, निक्षेपित हो जाएगा, इसको अगर साइंस की भाषा में कहें तो। ठीक, और इधर से क्लोरीन जो है वो क्या करेगा, इधर पॉजिटिव की तरफ जाएगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। लेकिन क्लोरीन नेगेटिव आयन जो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे करके क्लोरीन एटम में चेंज हो जाएगा। लेकिन अकेला क्लोरीन रह नहीं सकता, दो क्लोरीन एटम मिलकर के Cl2 क्लोरीन गैस बनाएंगे। तो बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लगाता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूँ, तो यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमें शुद्ध धातु जो है सोडियम प्राप्त होगी। इसी तरह से आप जो है मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड वगैरह जो है इनका जो है विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा जो है निष्कर्षण कर सकते हैं। ओके, तो अब देखिए कि निष्कर्षण की तीनों कैटेगरी हमारी पूरी होगी कि सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली और मध्य में आने वाली हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। ऊपर आने वाले धातुओं का निष्कर्षण मैंने अभी आपको बता ही दिया है। अब बात आती है धातुओं का परिष्करण की। अब हम बात करते हैं धातुओं के परिष्करण की। अब देखिए कि जो निष्कर्षण के दौरान हमें धातुएं प्राप्त हुई वो शुद्ध होते हैं, लेकिन बिल्कुल शुद्ध नहीं होते। उनके अंदर कुछ दूसरे तत्व भी आ जाते हैं जो हमें चाहिए नहीं। ठीक है, तो ऐसे तत्व जो है जो अनवांटेड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अपद्रव्य कहते हैं, अपद्रव्य। ठीक, तो हम यही कहते हैं कि अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती। इनमें अपद्रव्य होते हैं जिन्हें हटाकर, इन अपद्रव्यों को हटाकर बिल्कुल शुद्ध धातु हम प्राप्त करते हैं। और ये जो प्रक्रिया है इसको हम क्या कहते हैं, परिष्करण कहते हैं। ठीक, तो धातुओं का परिष्करण जो है हमने यहाँ पर लिखा भी है, क्या कहते हैं कि विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती। इनमें अपद्रव्य होते हैं जिन्हें हटाकर शुद्ध धातु प्राप्त करना धातुओं का परिष्करण कहलाता है। अब देखिए कि धातुओं के परिष्करण के लिए हमारे पास एकमात्र विधि है सिलेबस में, वही मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूँ यहाँ पर, जो है विद्युत अपघटनी परिष्करण। विद्युत अपघटनी परिष्करण। ठीक, अब देखिए कि जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें कोई कॉपर यानी तांबे की जो एक छड़ है उसको बिल्कुल प्योरीफाई करना है। इसमें अपद्रव्य हैं जिनको हमें अलग करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए एक तो आपको तांबे की शुद्ध छड़ चाहिए और एक अशुद्ध जिसको शुद्ध करना वो चाहिए। ठीक, तो अब देखिए कि जो शुद्ध तांबे की जो छड़ है वो पतली लेंगे। ठीक, ये क्या है,
शुद्ध कॉपर है, और जो अशुद्ध कॉपर की छड़ है वो थोड़ी सी मोटी लेंगे। ठीक, ये है अशुद्ध कॉपर। ठीक, अब शुद्ध है उसके साथ बैटरी का नेगेटिव जोड़ेंगे और अशुद्ध है उसके साथ बैटरी का पॉजिटिव। जिसके साथ बैटरी का नेगेटिव जुड़ेगा वो क्या है? कैथोड। और जिसके साथ बैटरी का पॉजिटिव जुड़ेगा वो क्या है? एनोड। ओके, अब देखिए इसके साथ साथ अब यहाँ पर आपको शुद्ध कौन सी धातु करनी है? कॉपर करनी है। तो यहाँ पर एक जो सॉल्यूशन लोगे ना उसके अंदर कॉपर आयन होना जरूरी है। तो यहाँ पर हम लेंगे कॉपर सल्फेट। क्या लेंगे? कॉपर सल्फेट। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि जो कॉपर सल्फेट है CuSO4, ये क्योंकि लिक्विड स्टेट में है ये टूट जाएगा कॉपर आयन और SO4 यानी सल्फेट आयन में। ओके, अब ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयन और यहाँ SO4 2 नेगेटिव। अब कॉपर 2 पॉजिटिव है, ये कहाँ जाएगा? नेगेटिव की तरफ जाएगा। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन कौन देगा? बैटरी का नेगेटिव। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है। और ये किस में चेंज हो जाएगा? कॉपर मेटल में चेंज हो जाएगा, यानी ये कॉपर यहाँ पर आकर के चिपक जाएगा। ठीक, और देखिए कि जिस समय यहाँ पर कॉपर का आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर एटम में बदल रहा है, कॉपर के परमाणु में बदल रहा है, उसी समय यहाँ पर क्या होता है? इस एनोड पर क्या होता है कि कॉपर जो है एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ देगा और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिए जा रहे हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके कॉपर 2 पॉजिटिव आयन बनाएगा और ये 2 पॉजिटिव आयन कहाँ आ जाएंगे? इसमें, यानी कॉपर का जो आयन है, जरा बार के बजाय मैं अंदर दिखा देता हूँ, ये यहाँ से टूट करके कहाँ आ जाएगा? सॉल्यूशन में आ जाएगा। ठीक, और ये जब सॉल्यूशन में आएगा तो ये कॉपर आयन और सल्फेट आयन क्या होगा? कॉपर सल्फेट बनाएंगे। ठीक, फिर उसी तरह से कॉपर सल्फेट फिर टूटेगा। ठीक, तो उसी तरह से पर रिएक्शन क्या होगा कि कॉपर का आयन यहाँ पर जमा होता जाएगा और यहाँ से एक कॉपर का आयन टूटता रहेगा। ये कॉपर का आयन कॉपर एटम में बदलता रहेगा और ये कॉपर का एटम कॉपर आयन में बदलता रहेगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है अल्टीमेटली एक चीज होगी कि यहाँ से एक एटम टूट करके सॉल्यूशन में आ जाएगा और सॉल्यूशन से एक एटम उसी समय पर यहाँ पर इस पतली रोड के ऊपर जमा हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा? ये मोटी रोड तो पतली होनी शुरू हो जाएगी और ये पतली रोड जो है इसके ऊपर शुद्ध कॉपर जो है वो चिपक करके मोटी हो जाएगी। इस तरह से जो हम एक अशुद्ध धातु को शुद्ध धातु में, यानी अशुद्ध रोड को जो है शुद्ध में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए ये चीज मैंने समझाई है, पूरी आपको समझ नहीं भी आई तो भी आप इसको एक सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। इतना समझ आ गया, वेल एंड गुड। ओके, नहीं समझ में आया तो जितना मैंने आपको नोट्स में लिख के दिया है, जिसमें सिंपल आपको यही बताया है कि जो शुद्ध है उसको हम कैथोड बनाते हैं, अशुद्ध को एनोड बनाते हैं। ठीक, और इस देखिए इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड और शुद्ध धातु को पतली परत की कैथोड बनाया जाता है। शुद्ध धातु के लवण विलीन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। जो बीच में लिक्विड होता है उसको विद्युत अपघट्य कहते हैं। चित्र के अनुसार उपकरण व्यवस्थित किया जाता है। विद्युत अपघट्य से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, देखिए यहाँ पर बैटरी जोड़ोगे तो विद्युत धारा तो अंदर से प्रवाहित होगी। जब प्रवाहित होती है तब एनोड यानी धन आवेशित इलेक्ट्रोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। देखो बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा है कि जब विद्युत धारा इसमें से गुजरती है तो क्या होगा
कि जो अशुद्ध धातु है वह अब विद्युत अपघट्य यानी इस विलयन में घुल जाती है और इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। ओके, विलेय अशुद्धियां विलयन में चली जाती है, अविलेय अशुद्धियां एनोड के तल पर निक्षेपित हो जाती है जिसे एनोड पंख कहते हैं। जैसे जो विलेय है जो घुलनशील है वो तो इसमें घुल जाएगी और जो अविलेय है जो घुलनशील नहीं है वो इसी के नीचे पड़ी रहेगी यहाँ पर, ठीक। और इन अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने नोट्स डाउनलोड नहीं किया तो मेरी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। प्ले स्टोर पर जाकर के सुरेश लेक्चरर लिखें, एसएल का लोगो आएगा, ठीक है, जिसे आप पहचाने जाओगे, वहां से आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो और वहां से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरा लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।